टिकैत साहब वो और जावेद कुरैशी साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए थे, तो उनको लेके क्यों बवाल नहीं हुआ? क्योंकि टिकैत ने पहले कभी कहा नहीं था ना कि हम मानते नहीं हैं। अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे जा रहे हैं और तब अगर बवाल नहीं होता है, इनकी इसलिए इस बवाल हुआ क्योंकि इनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पहले अलग बोले बाद में बोले, इसलिए बवाल हुआ है। अब हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, औरंगजेब बादशाह के नाम को लेकर 4-5 दशक हो गए हैं या दहाइयाँ हो गई है, जनता इस बार समझ चुकी है सेना भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रवादी भी उनके मिले हुए हैं। इसलिए लोगों को पता चल गया है कि पानी का मसला इन लोगों से इनकी कैपेसिटी नहीं, हल होने वाला नहीं है। लोग जो आए हुए नहीं थे, लाए हुए थे। आप लोगों के ज़रिए मैंने कई क्लिप देखे कि कैसे गाड़ियाँ भर के लाए और पेमेंट बट रहा है। और जितने भी आमदार खासदार आजी माजी रहे वाले हैं ना, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए कभी आवाज़ नहीं उठाई, संवैधानिक पद पर रहते हुए इसको हल करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है अब आवाम इन पर भरोसा नहीं करेगी। अपनी मदद से चुन के आए वाले एमपी की भी ये लाइन मेरे पास किसी ने क्लिप भेजी है जो मेरे पास में है कि आमी औरंगजेबला मानत नहीं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने देखा है कि सियासत को कहीं ना कहीं एक भूचाल जब आता है, कोई कहीं से एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसकी वजह से एक भूचाल समझ जाता है। उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता हैं, बड़े सूझबूझ वाले नेता है फारूक अहमद हमारे साथ मौजूद है। नांदेड़ से आते हैं। अभी औरंगाबाद का ज़िम्मा जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने इनके ज़िम्मे रखा है। इनसे हम बात करते हैं सीधे। सर, आपके पास हम लोग आते हैं। सीधा सवाल मेरा सबसे पहले ये है कि पानी के मुद्दे को लेकर जो एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है अभी औरंगाबाद शहर के अंदर। कल जो है माजी मुख्यमंत्री औरंगाबाद आए थे, उन्होंने जो है पानी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा मोर्चा यहाँ पर रखा। उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? औरंगाबाद के अंदर पानी का ऐसा मसला है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि पहले 3 दिन में आया करता था, अब 8 दिन तक के वो खेल चला गया है। कुछ एरिया में 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। देखिए, पानी का मसला औरंगाबाद शहर के लिए बड़ा संगीन है, इसमें दो राय नहीं है, हम हर बार बोलते आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये मसला पैदा किया, जिन्होंने औरंगाबाद के लोगों को प्यासा तड़पता हुआ छोड़ा है, वही लोग अगर सामने आके बता रहे हैं कि ये मसला है, तो ये बड़े बेशर्मी की बात है। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मराठी में एक कहावत है, जनाची नहीं तर मनाची लाज बाळगा बोलते हैं। यानी आवाम की नहीं तो नहीं, अपने दिल की तो भी शर्म हया रखो बोलते, इतने बेशरम मत बनो। ये तो दिल के बेशरम है, मगर ये आवामी बेशरम भी है। इनको एक शर्म आनी चाहिए। 5 साल हुकूमत में थे, मराठवाड़ा के अंदर पानी का मसला, टैंकर लॉबी का माफियागिरी, ये खुले आम है। मराठवाड़ा में कुल मिलाकर मराठवाड़ा में पीने के पानी का मसला है। औरंगाबाद तो उसमें सबसे ज़्यादा प्यासा है, और वो भी करीब में रहकर। जायकवाड़ी करीब में है और पश्चिम महाराष्ट्र से सबसे करीब में है, फिर भी प्यासा है। और ये इन लोगों की अब तक की नाकामयाबी है। और कल बड़ी मज़ा आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि कपिल का कॉमेडियन का शो रहता, उस टाइप में देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू देख रहा था मैं। वो बोल रहे कि अस्मिता का राजकारण करके, भावना का राजकारण करके अब तक औरंगाबाद के लोगों को डेवलप नहीं किया या बर्बाद किया। तो वो क्या करते हैं? वो भी तो भावना का राजनीति कर रहे हैं ना। तो ये भावना की अब ये आवाम और जनता इस बार समझ चुकी है सेना भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रवादी भी उनके मिले हुए हैं। इसलिए लोगों को पता चल गया है कि पानी का मसला इन लोगों से इनकी कैपेसिटी नहीं, हल होने वाला नहीं है। लोग जो आए हुए नहीं थे, लाए हुए थे। आप लोगों के ज़रिए मैंने कई क्लिप देखे कि कैसे गाड़ियाँ भर के लाए और पेमेंट बट रहा है, और वो नाम भी लिया उन्होंने, तो उसमें कोई पाटनी बाई है, कोई मोहल्ले में, वो भी क्लिप में देखा है। तो ये मुझे कहना है कि जो मसले दे रहे हैं, इन लोगों से अब लोगों को राहत चाहिए, लोग इनसे मुक्त होना चाहते हैं। और जितने भी आमदार खासदार आजी माजी रहे वाले हैं ना, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए कभी आवाज़ नहीं उठाई, संवैधानिक पद पर रहते हुए इसको हल करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है अब आवाम इन पर भरोसा नहीं करेगी। सब जैसे कि अभी कांग्रेस की बात आपने की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भी शिवसेना बीजेपी की तरह है। अभी कई दिनों से एक चर्चाओं में एक बात चल रही है कि जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को जो है राज्यसभा देने की बात चल रही है कांग्रेस की तरफ से। अगर वो लोग आपको राज्यसभा देते हैं तो क्या फिर आप उनसे गठबंधन कर लेंगे? जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये चारों एक ही तरह पार्टी है। फिर अगर वो राज्यसभा अगर आपको देते तो क्या आप उनके साथ जाएंगे फिर? देखिए, पहली चीज़ तो राज्यसभा को लेकर कोई बात नहीं हुई है, ना तो हमने मांगी है,
और ना कांग्रेस का कोई प्रस्ताव हमको आया हुआ है। कांग्रेस इतनी दोगली पार्टी है कि ये इस तरीके के गेम प्लान करती है और आवाम को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरीके के कुछ मीडिया के लोगों को हाथ में पकड़ के एनसीपी और कांग्रेस मिलकर इस तरीके की बदनामी करते हैं। अब यहाँ पे राज्यसभा का कोई मसला ही नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब का क्लियर कट कहना है, भीख नको सत्तेची, सत्ता हवी हक्काची। हमको भीख में राज्यसभा, विधानसभा ये नहीं चाहिए। अगर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब लेना चाहे ना तो 40 साल से मंत्री कंटिन्यू रहते थे, हो चाहे गवर्नमेंट किसकी भी रहे, बराबर है। जिनके पीछे चाराने समाज नहीं है वो लोग केंद्रीय मंत्री पद पे जाके बैठे हुए हैं, और जिनके पीछे पूरा समाज, पूरे वंचित घटक और माइक्रो ओबीसी, मुस्लिम ये सब जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी पद मिल सकता था केंद्र का। राज्यसभा तो बड़ी छोटी चीज़ है। लेकिन ये कांग्रेस के, यही हम कहना चाह रहे हैं कि अभी मुसलमानों को, एससी भाइयों को, माइक्रो ओबीसी को ये लगता है कि प्रकाश अंबेडकर साहब कांग्रेस से युति क्यों नहीं करते। तो ये आज उजागर हो रहा है। ये ऐसी दोगली चालें करते हैं, जब संबंध नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, तो आप झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़ बनाकर आप किस तरह ऐसे प्रोपेगेंडा खड़ा कर सकते। और फिर आवाम को क्या बोलेंगे। हम तो उनको राज्यसभा पे लेने वाले थे, लोगों को लगता है और टीवी पे न्यूज़ तो आई थी, लेकिन बेबुनियाद न्यूज़ है, पूरी तरह झूठी न्यूज़ है। अब हम कांग्रेस, ये कांग्रेस हम लेना चाह रहे, वो आना नहीं चाह रहे। हमने भी कहा ठीक है हम आना चाह रहे, आप हिस्सेदारी की बात करो। हमने कहा है कि आप हिस्सेदारी की बात करो ना। आज कांग्रेस के पीछे से एससी, माइक्रो ओबीसी, मुसलमान क्यों हट रहा है, क्यों हट गया? क्योंकि ये हमको नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं। हमारी ना लोकसभा में नुमाइंदगी है, ना विधानसभा में नुमाइंदगी है। इन्होंने तय कर लिया मुस्लिम बस्तियों में मुसलमान का नगर सेवक, एससी बस्तियों में एससी का नगर सेवक, इसके ऊपर कुछ मांगना नहीं। और कभी मांगे भी तो पिछले के दरवाजे से एक आधे का सौदा करेंगे। और यही राजनीति को तोड़ने और बदलने के लिए जब हम आए, इसी शर्त पे हम कांग्रेस को ऑफर दिए कि आपके साथ हम युति करने तैयार है, लेकिन हिस्सेदारी की बात करो, हमारी नुमाइंदगी की बात करो। आप पहले क्लियर करो कि आप कहाँ कहाँ की सीटें हमको छोड़ सकते हो, और अगर आप हमारे को सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हमारी वाजिब नुमाइंदगी अगर आप दे सकते हैं, तो हमको कोई एतराज़ नहीं है ना। हमारा कोई धुर्रे का झगड़ा तो है नहीं। हिस्सेदारी की बात जब आती है तो हिस्सेदारी के लिए तो सामने वाली पार्टी भी तो इतनी मजबूत होना चाहिए ना। वंचित के पास अभी कोई एमएलए नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, तो फिर कैसे आप हिस्सेदारी? देखो अभी आपको बता तो 42 लाख वोट लोकसभा में वंचित को मिले और 35 लाख वोट हमको विधानसभा में मिले। सुनिए एक बात सुनिए, नहीं सुनिए ना सर, ताकत क्या होती है, जीत हार नहीं होती है। जीत के आना भी तो जरूरी है। जीत हार ताकत नहीं होती है अल्ताफ साहब। कोई पहले ही अगर कोई सीट आपके पास होती है या कॉर्पोरेटर्स आपके पास होते तो आप हिस्सेदारी की बात करते। देखिए हमारे हिस्सेदारी के जैसा कोई, हमारे 9 एमएलए भी चुन के आए हैं, हमको मंत्री पद भी रहा है, ठीक है। आज की तारीख में वोटर किस तरफ है? दो पार्टी एक जगह क्यों आती है? वोटर के लिए आती है, सीटों के लिए नहीं। वोटर के लिए आती है कि किसके वोट ऐड हो जाने से, जमा होने से ताकत बढ़ेगी और सीटें निकलेगी। हमारी तकरीबन 23 से ज़्यादा सीटें हैं जो सेकंड नंबर पे रही है विधानसभा में। तो अब ये 5 साल की मेहनत में हम वो दायरा कंप्लीट कर रहे हैं ना। 5 साल में हम जितना हमको विनिंग में कम पड़े थे, उतना अपना तबके को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए तो आज आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक अकेले अपोजिशन शख्सियत है जो वाक़ईतन लोगों के इशू उठाते। नहीं तो ये लोग तो मजहबी और तारीख़ी मुद्दे निकाल कर भावनाओं का खेल ही कर रहे हैं। फडणवीस रहो या उद्धव ठाकरे रहो या राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रहे और वही इशू उठा रहे मजहबी और भावनिक। तो अच्छा, लोगों के आवाम के इशू कहाँ हैं? अभी जो है AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद में तशरीफ़ लाए थे, वहाँ औरंगज़ेब के मज़ार पर वो गए थे, उसको लेकर बहुत बड़ा बवाल एक मच गया। उस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या किसी के मज़ार पर जाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो? देखिए अभी मुझे यही बात कहनी है कि अब तक चुन के आए वाले लोगों ने, बराबर है, मुझे उन लोगों का तो अफसोस नहीं है, लेकिन आपने ही अपनी मदद से चुन के आए वाले MP की भी ये लाइन मेरे पास किसी ने क्लिप भेजी है जो मेरे पास में है कि आमी औरंगजेबला मानत नहीं। अगर हमने चुना हुआ नुमाइंदा भी अगर ये बात कर रहा है, उनका पर्सनल इशू है ना सर। पर्सनल नहीं होता है, वो उनका आपका पर्सनल है, घर में बात करो ना। आप मीडिया में बोलते हैं क्या? आपका पर्सनल है तो मीडिया में आके बोलते हैं क्या? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरी बात क्लियर है। ये बवाल क्यों उठा? अहमद साहब को नहीं मान रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो फारूक अहमद की बात नहीं है, बुजुर्गाने दीन और अकीदों की जब बात आती है ना, जब अकीदों की बात आती है, आपको किसी के जज्बात को
ठेस पहुंचाने का इख्तियार नहीं है, लेकिन आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है कि समाजी ज़िंदगी में सबको इख्तियार है और उनकी इख्तियार के ऊपर हमारा एक एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको बोलने की क्या ज़रूरत है ना, आप नहीं मानते बोल के। बात क्यों हुई, बवाल क्यों हुआ? मीडिया ने यही चलाया कि एक तरफ आप बोल रहे कि हम जाते नहीं, हम मानते नहीं, और बाद में आप जा रहे हैं। मीडिया ने ये दोनों क्लिप को कंपेयर करके चला, इसीलिए तो बवाल पैदा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक मुझे बोलिए, अभी किसान नेता जो अभी मीडिया में से आए हुए टिकैत साहब, वो और जावेद कुरैशी साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए थे, तो उनको लेके क्यों बवाल नहीं हुआ? क्योंकि टिकैत ने पहले कभी कहा नहीं था ना कि हम मानते नहीं है। वो गए, उन्होंने विजिट किया, उसको लेकर कोई बवाल नहीं हुआ। फिर इनको लेकर क्यों हुआ? जबकि वो तो एक अलग फिगर है, किसान लीडर है, और मोदी सरकार को झुकाने का काम पिछले 8 साल की तारीख में अगर किसी ने किया है तो टिकैत ने किया, राकेश टिकैत ने। और वो अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे जा रहे हैं और तब अगर बवाल नहीं होता है, इनकी इसलिए इस बवाल हुआ क्योंकि इनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पहले अलग बोले, बाद में बोले, इसलिए बवाल हुआ है। अब हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, औरंगजेब बादशाह के नाम को लेकर 4-5 दशक हो गए हैं या दहाइयाँ हो गई है, ये राजनीति चल रही है, लेकिन हम पहचानने को तैयार नहीं है। यहाँ की जो तालीमी तारीख है उसको काट कूट कर, छोटा बनाकर नफरत फैलाने वाला बनाया गया। हमारे अब तक के MP MLA सोए हुए हैं क्या? वो सिलेबस को आप फैक्ट बेसिस पे कंपेयर करा के बदलवाते क्यों नहीं? आप गवर्नमेंट में गए, आप चुनकर आए, आप असेंबली में गए, आप पार्लियामेंट में गए, आपने झूठी तारीख, नफरत फैलाने वाली तारीख के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सिलेबस में आज अगर मेरा कोई हिंदू भाई किसी बादशाह के खिलाफ बात कर रहा है ना, मुझे उसके ऊपर कम, और वो उसने जो तारीख पढ़ी है वो तारीख लिखने और सेट करने वाले पे गुस्सा आता है कि इसने उसको जो पढ़ाया है ये वही बोलेगा ना। इसके सामने एक ही कैरेक्टर तुम सामने ला रहे हो और झूठी और अधूरी बातें सामने लाकर अगर आप नफरत फैला रहे हो तो फिर उसकी क्या गलती है? वो तो उसकी राह में बह गया। इसलिए मैं मेरे हिंदू भाइयों से जब भी हम बैठते हैं, वो भी वही सिलेबस पढ़ के आए हुए, तो वो भी बड़ा सख्त अल्फाज में मुखालफत जब करते हैं, मैंने उनको कहा कि भाई, वो बोलते हैं कि वो वायलेंस वाले, हाँ, या हिंसक राजा थे। मैंने कहा एक राजा बताओ जिसने कभी हिंसा नहीं की, वो असहिष्णु थे। एक राजा बताओ जो सहिष्णु था। राजा जो है वो सूफी संत थोड़ी है। राजा तो अपनी राज टिकाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो काम करता है वो बादशाह है। और वैसे औरंगजेब बादशाह भारत में पैदा हुए हैं, उनके पूर्वज कहाँ से आए थे कहते वो छोड़ो, फिर तो वैसे भी यहाँ के यूरेशिया से आए वालों की जमात आज हुकूमत कर रही केंद्र में, है ना, तो उनकी भी तो कोई निकालेंगे DNA तो वो भी बाहर गए। लेकिन औरंगजेब बादशाह की पैदाइश भारत की है, वो भारतीय राजा थे, और एक राजा की नज़रिया और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में उनका अक़ीदा और उनकी ख़ुद की पर्सनल लाइफ, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप जब ज़ाती ज़िंदगी को देखते हैं उनके, तब आपको एक मिसाल सेट की है उन्होंने कि एक बादशाह कैसा होना चाहिए। खुलफाए राशिदीन के दौर के जो मिसालें हम पढ़ते हैं वो उन्होंने अमल में लाके बताए हैं कि सरकार की तिजोरी में से, आवाम के पैसों में से रुपया नहीं लेना है, अपने ज़ाती खर्चे अपने कमाई से, अपनी मेहनत से करना है। ऐसे कुछ आइडियल पॉइंट सेट किए हैं, लेकिन तुमको वो पार्टी नहीं बताया गया है ना। जिस तरीके से वो पुरंदरे नाम के एक विकृत इंसान के लिखे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया है, उसी तरह ये भीड़े के जैसे रिकाम टेकड़े लोग हैं कुछ, हाँ, वो लोगों के ज़रिए छत्रपति संभाजी महाराज की तारीख को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अब वो वीडियो एक वायरल हुआ, वो भीड़े का, वो भीड़े है और वो इतिहास के कीड़े, वो कीड़े कर रहा हो, तो उसका ये कहना है कि औरंगजेब बादशाह मुसलमान थे और उन्होंने उनको कैद में डाले थे इसलिए वो नीच है, ऐसा उसका अल्फाज है। तो मुझे उसको और ये लोगों को पूछना है कि औरंगजेब बादशाह को छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा के किसने दिया? खुद उनके साले ने। कौन से समाज के लोग थे जो उनको खिलाफ हो गए थे और उनको पकड़वा के दे दिए? पकड़ने वाला अगर नीच कहते हो आप, तो पकड़वा के देने वाला महानीच नहीं होता है क्या? तो ये अधूरी तारीख, नफरत की तारीख जो है, इतिहास को इतिहास की नज़र से देखना चाहिए, फैक्ट बेसिस पे देखना चाहिए। वो उस दौर में कोई बादशाह धर्म के खिलाफ लड़ा नहीं। जो सिपाही थे, महाराणा प्रताप सिंह के साथ में मुसलमान सिपाही थे, अकबर बादशाह के साथ में राजपूत सिपाही थे, हिंदू सिपाही थे, निज़ाम के फौज के अंदर भी हिंदू सिपाही थे।
और छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुसलमान सिपाही थे। तब धर्म की निष्ठा नहीं थी, मज़हब के अक़ीदे से लड़ाई नहीं होती थी, बादशाह के अक़ीदे से होती थी, स्वामी के अक़ीदे से, स्वामी के निष्ठा से लड़ाई होती थी। धर्म के खिलाफ नहीं थी, राजपाट टिकाने और बढ़ाने के लिए होती थी। औरंगजेब बादशाह की अदालत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की पेशी होती थी और इनका वकील काजी हैदर इनकी बात रखता था वहाँ, इनके राजपाट की, इनके मामलात की। वो एक सिस्टम था, उस सिस्टम को कबूल क्यों नहीं कर रहे हम? अच्छा सर, उसके अलावा चलिए अब ये चीज़ तो एक साइड हो गई। अभी जैसे देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें मस्जिद की जो जिस तरीके से एक बवाल चल रहा है, अब आपको पूरी इस मामले में पता है, जो मस्जिद के अंदर त्रिशूल निकला है या जो भी इश्यूज़ हैं, उस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? बवाल पैदा करना है, बवाल पैदा करना है। पूरे मुल्क को एक भट्टी बना दिया गया है और उसमें नफ़रत की बारूद बिछा दी गई है और जगह जगह पर अब उसके उनको ब्लास्ट करने हैं। वो चाहते हैं कि एक इतना बड़ा क़त्लेआम हो जाए, जैसे पार्टीशन के वक्त में हुआ था, उससे भी बड़ा क़त्लेआम हो जाए, ऐसी साजिशें रचाई जा रही है। अरे तुमने हुकूमत जिनके हाथ में दी है, उनके साथ देने वाले भी और उनका अपोज करने वाले भी दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। और जिन्होंने गुजरात के अंदर कत्लेआम दंगे कराकर अपने किरदार को पेश किया है, और वो किरदार के लोगों को ही अगर आप बागडोर सौंप रहे हो तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जो तड़ीपार रहे हैं वही गृह मंत्री बन रहे। कानून और कायदा व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जिस पुलिस डिपार्टमेंट की, जिस मिलिट्री की, जिस हिफाजत की जिम्मेदारी है, उसके मुखिया के तौर पे आप उनको बिठा रहे हो जिनके ऊपर हाल ही में तड़ीपार के इल्ज़ाम लगे हुए थे। तो क्या होगा? साथ देने वाले तो दे रहे हैं, उनको तो लगता है ये होना चाहिए, लेकिन उनके मुखालिफत करने वाले वो भी तो जिम्मेदार है। हमने अपनी पॉलिसियों को तमाम संविधान को मानने वाले तबकों को साथ में लेते, तमाम पिछड़े तबकों को साथ लेते, तमाम मजलूमों को साथ लेते, तो हम क्या नहीं कर सकते थे? आपका औरंगाबाद मिसाल है उसकी। सब उसके अलावा एक चीज़ और मेरी ये समझ में नहीं आती है कि जैसे आप डंकी की चोट पे बात करते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, अब आने वाले वक्तों में अगर महीने या 2 महीने में अगर इलेक्शन की घंटी बज गई, अगर इलेक्शन होने वाला है, तो आपकी उतनी तैयारी है कि औरंगाबाद के अंदर आपको सीटें आपकी चुन के आ जाए? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। देखो, तैयारी पार्टी की और लीडर्स की बड़ी बात नहीं रहती है, बड़ी बात आवाम की होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद की आवाम बिल्कुल इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर वो चाहती है कि उस इत्तेहाद को ज़िंदा करे जो इत्तेहाद कामयाबी के आंकड़े को छू सकता है। आपको किसी न किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा ना सर? हाँ, अब अकेले के दम पे तो आप इलेक्शन बिल्कुल, जो साथ आ रहे हैं उनको लेने को तैयार है। हमने तो कहा है भाजपा छोड़ के हम सबके साथ जा रहे हैं, लेकिन आए प्रपोजल दे। अगर वैसा कोई प्रस्ताव आता है कि जिससे हमको लगता है, हमने मुंबई के हद तक अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुंबई में कहा कि अगर भाजपा को दूर रखना चाहती है शिवसेना, तो जो भाजपा और सेना मिलकर लड़ते थे, भाजपा का वोट तो कट गया, तो अब वो शिवसेना तो नहीं आएगी इख्तिदार में और भाजपा को रोकना होगा। तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुंबई में कहा शिवसेना को, अगर तुम वाकई भाजपा को रोकना चाहते होंगे तो आप आओ हमारे साथ युति करो। फिर आप हिस्सेदारी मांगेंगे? हाँ, हिस्सेदारी तो मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। वजूद तो नहीं है ना सर, आप हिस्सेदारी ये तो आप स्टूडियो में बैठकर आप ये नहीं बोल सकते। आप आवाम में घूमिए जरा, आप घूमिए, देखिए आप मुंबई का तो स्टडी नहीं है, हाँ औरंगाबाद का बोलिए। आज औरंगाबाद में आप देखिए, अभी देखिए वहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, ये सब कोई एक तबके के नहीं है, ये तमाम तबके के हैं। उनके अंदर हिंदू भी है, बड़ी तादाद में मुसलमान भी है ना। तो ये लोग पहले नहीं थे ना, तुम तब का आंकड़ा नहीं, आज है ना, आज साथ में है ना, आज सब समाज जोड़ रहे हैं ना। आज औरंगाबाद में आप घूम के आइए आवाम बस्तियों में। चलिए अभी हम जाने वाले, अभी हमारे मध्य के अध्यक्ष ने आज एक मीटिंग लगाई है और वो हर गली गली के अंदर अपनी टीम को लेके हर गली में जाने वाले। इंशाल्लाह मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो मैं भी जाऊँगा उनके साथ में। हर मोहल्ले में गलो गली वंचित चली, ऐसा उन्होंने नारा दिया है अभी, और उनकी वही मीटिंग चल रही है, वो हर गली में जा रहे हैं। तो आप ज़रा टाइम निकालिए अल्ताफ़ साहब, ज़रा गली मोहल्लों में भी घूम के आकर देखिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है पार्टी को। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल, अगर आपके साथ में यहाँ पर शिवसेना या कांग्रेस या राष्ट्रवादी आपके साथ में अभी अगर इस जुड़ने की कोशिश करती है या आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा दीगर पार्टियाँ अगर आपको और हाथ आगे बढ़ाती है, तो क्या आप इन लोगों के साथ जाएंगे? जैसे कि SDPI देखिए आप, ये पार्टी भी एक हो गई है जी। उसके अलावा जितने छोटी पार्टी हो गई, बड़ी पार्टी होगी, सारे पार्टियां अगर आपके साथ जाएंगे तो ज़्यादा आपका रुझान किधर रहेगा? नहीं, देखिए हमने अभी 18 तारीख को आपके औरंगाबाद में ही मीटिंग हुई स्टेट कमेटी की,
आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब भी थे और प्रदेश अध्यक्ष बहन रेखाताई ठाकुर भी थे और पूरे स्टेट के लीडर्स थे। हमने एक रिजोल्यूशन पास की, हर ज़िले को एक प्रभारी है, हर ज़िले को अध्यक्ष है। प्रभारी और जिला अध्यक्ष को इख्तियार दे दिया हमने डायलॉग के, बात करने के। युति की बात करना कोई चाह रहा है तो उनका प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव, इनकी टीम बैठे और बैठकर बात करें, आपस में गुफ्तगू करें और क्या गुफ्तगू का हासिल होता है, क्या प्रस्ताव बनता है वो स्टेट को भेजें। और हमने ज़िला लेवल पर इख्तियार दे दिया, स्टेट लेवल पर नहीं हो रहा ना डायलॉग, ठीक है, जो ज़िले में तैयार है और जो आ सकता है, भाजपा छोड़ के किसके भी साथ में बात करो। हमने ये जिलाध्यक्ष और प्रभारी को इख्तियार दिया है, देखते हैं हम जिलाध्यक्ष और प्रभारी क्या करते हैं। अगर आपको हिस्सेदारी देती है तो वहाँ जाएंगे? नहीं, देखो हमारा वजूद भाजपा जैसी ताकत है जो संविधान को और जमहूरियत को ख़त्म कर रही है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया है ना। अगर भाजपा से युति करने की और उनका सपोर्ट लेने के बजाय डायरेक्ट भाजपा के साथ जाके क्यों सत्ता में नहीं आते थे, क्यों भाजपा से दूर है? भाजपा की एनडीए में इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और एक है ना हमारे पिछड़े तबकों के ही एक नेता केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं ना, जाके डायरेक्ट जाके बैठे ना, वो भी तो है ना। तो फिर आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ये कई मैनेज होके कुछ सीटें के ऊपर एडजस्ट करने के बजाय वो चाहते तो पीएम के बाद में दूसरे नंबर की सीट उनको मिल सकती थी, कोई भी मंत्रालय हो, चाहे वो मंत्रालय उनको मिल सकता। पीछे तो उनको राष्ट्रपति बनाने को लेके भी कवायतें थी कि पहला इसी राष्ट्रपति अंबेडकर फैमिली से बने, वो भी कवायतें करने वालों ने करे। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ठोकर मार के उड़ाते हैं, बोलते सत्ता की राजनीति नहीं, उसूलों की राजनीति करनी है, उन तबकों को आवाज़ देनी है जिन तबकों को कोई पूछता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है। आज औरंगाबाद की आवाम को नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की सियासत अगर करनी है, उस इत्तेहाद को वापस से पैदा करना पड़ेगा और उस इत्तेहाद के डायरेक्शन में तमाम तबकों को लेके जाना पड़ेगा, ये मेरी अपील है। थैंक यू सर। ये थे फारूक अहमद साहब। इनसे बात करके एक चीज़ पता चली है कि आने वाले वक्तों में वंचित बहुजन आघाड़ी, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या दीगर पार्टियां हो, एमआईएम हो, जो पार्टियां इनके साथ में गठबंधन करना चाहेगी, अपना हाथ आगे बढ़ाएगी, या उनके साथ आने के लिए तैयार है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इनसे बात कर एक चीज़ ये पता चली है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है। अगर इतिहास को सही पेश किया गया होता तो आज देश का माहौल कुछ अलग होता। जैसे सर ने बताया है कि जो इतिहास एक पहले जो हुआ था, जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो कभी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे। उन्होंने हर वक्त जैसे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में जो लोग काम करते थे वो मुस्लिम थे, दीगर जैसे राजाओं का इन्होंने नाम लिया, किसी के पास में राजपूत थे, किसी के पास में हिंदू समाज के थे। तो सारे लोग जो है पहले जो समाज के लोग थे वो लोग सब एकजुट एक साथ रहने की कोशिश करते थे। अब हमारी औरंगाबाद अपडेट्स की अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाले वक्तों में फिर हम ऐसे नेताओं से मिलते रहेंगे। औरंगाबाद की सियासत में जो उबाल आ रहा है, जो गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी के बारे में मालूमात करते रहेंगे। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।